स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन था आज का। आइए हम इसे विस्तार में देखते हैं। आज हम मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि क्या थी उनकी शिक्षा व्यवस्था। ज़्यादातर जो भी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था हैं दो भागों में बटी हुई थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। आइए इसमें भी देखते हैं जल्दी जल्दी। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की, पर उन्होंने साधारणतः शिक्षा में रुचि अवश्य ली। फलस्वरूप लगभग संपूर्ण मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। उस काल में शिक्षा के केवल यही दो स्तर थे। मैंने बताया दो ही स्तर थे ज़्यादातर। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों और विद्या प्रेमी धनी व्यक्तियों द्वारा मकतबों और मदरसों की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं में शिक्षा का आयोजन मुख्यतः मुसलमानों के लिए ही था। डॉक्टर F.E.K.E के शब्दों में, कुछ अपवादों के अलावा मुस्लिम शिक्षा जनता के उन अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लेते थे। मतलब यही है कि जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था थी केवल मुसलमानों के लिए थी या जो मुसलमान धर्म अपना लेते थे। आगे देखते हैं। केई के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित नहीं था, परंतु इन संस्थाओं का धार्मिक कट्टरता का वातावरण हिंदू छात्रों के लिए इतना विषाक्त था कि वे इनमें प्रदान की जाने वाली शिक्षा से पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पाते थे। इस सामान्य परिचय के पश्चात हम उपरिवर्णित शिक्षा के दोनों स्तरों का परिचय उपस्थित कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा, इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है हमारा शिक्षा संस्थाएं। प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र मकतब थे। उनके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अपने घरों पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। तो ये मकतब हैं, दरगाह हैं, यहाँ पे खानकाह हैं, तो यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। प्रवेश, अब इनमें प्रवेश कैसे था? जिस प्रकार वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात और बौद्ध युग में पवज्जा संस्कार के उपरांत बालक की शिक्षा आरंभ होती थी, उसी प्रकार मुस्लिम युग में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वैदिक युग में उपनयन संस्कार होता था और बौद्ध युग में पवज्जा संस्कार। ऐसे ही मुस्लिम शिक्षा में कैसे बच्चे की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी? बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद। यह रस्म उस समय होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। इसकी एक आयु थी, एक टाइम था, तभी ये रस्म की जाती थी। इस रस्म के समय बालक के लगभग सभी संबंधी उपस्थित रहते थे और वह नए वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के समक्ष उपस्थित होता था। मौलवी साहब कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक से उनको दोहराते थे। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था तो उसके द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था। मतलब बालक को मौलवी साहब के साथ दोहराना पड़ता था, लेकिन जैसे नहीं पढ़ना आता या नहीं बोल पाते जो बच्चे, उनको केवल बिस्मिल्लाह कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार बालक की प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश होता था। डॉक्टर F.E.K.E के अनुसार सभी मुसलमान बालकों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आशा की जाती थी ताकि वे अपने प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों से संबंधित कुरान की आयतों को स्मरण कर लें। किंतु इस बात को निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सभी बालक इस शिक्षा को प्राप्त करते थे। आगे है पाठ्यक्रम, उन्हें क्या पढ़ाया जाता था, देखते हैं कौन से विषय शामिल थे। मकतबों का पाठ्यक्रम विभिन्न स्थानों में विभिन्न था। साधारणतः बालकों को पढ़ने लिखने और साधारण अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। उनको सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। बालक के लिए उनका अर्थ समझना आवश्यक नहीं था, पर उनको शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य था।
मतलब जो बालक को पढ़ाया जाता था वो ज़रूरी नहीं था कि उसकी समझ में आए या नहीं आए, बस उसका जो उच्चारण होता था वो उसे शुद्ध करना होता था। उसके पश्चात बालक को लिखना सिखाया जाता था। जब बालक को पढ़ने और लिखने का पर्याप्त ज्ञान हो जाता था तब उसे व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बातचीत करने के ढंग, सुंदर लेख, पत्र लेखन और अर्जीन वीसी का प्रमुख स्थान था। बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करने के लिए उसे शेख सादी की प्रसिद्ध पुस्तकें वस्ता एवं गुलिस्तां पढ़ाई जाती थी और पैगंबरों की कथाएं एवं मुस्लिम फ़कीरों की कहानियां सुनाई जाती थीं। इसके अतिरिक्त उसको लैला मजनू, यूसुफ, जुलेखा, सिकंदरनामा आदि काव्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। यहाँ यह लिख देना अनुपयुक्त न होगा कि शहजादों और संपन्न परिवारों के बालकों को उनके निवास स्थानों पर व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती थी और उनका पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष प्रकार का होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए एक ही पाठ्यक्रम हो, वो जैसे व्यक्ति हैं उसी हिसाब से उनका पाठ्यक्रम होता था। शिक्षण विधि, किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता था उस समय मुस्लिम शिक्षा को? मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक और प्रत्यक्ष थी। बालक को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो जाने के बाद कलमा और कुरान की कुछ आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थीं। कक्षा के सब बालक उच्च स्वर में एक साथ बोलकर पहाड़े रटते थे। मौलवी साहब नया पाठ तभी पढ़ाते थे जब बालकों को पिछला पाठ कंठस्थ हो जाता था। इस प्रकार कंठस्थ करना शिक्षण विधि का मुख्य तत्व था। बालक द्वारा लिखने के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग किया जाता था। वह उस पर मोटे सरकंडे की कलम से लिखने का अभ्यास करता था। जब उसे लिखने का कुछ अभ्यास हो जाता था तब वह पतले कलम से कागज पर लिखता था। तो ये थी प्राथमिक शिक्षा। आइए देखते हैं उच्च शिक्षा में क्या था। शिक्षा संस्थाएं, कहाँ पे ये शिक्षा दी जाती थी? उच्च शिक्षा संस्थाएं। तो देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतब में, खानकाहें और दरगाहों में होती थी, और जो उच्च शिक्षा मदरसे में होती थी। आइए देखते हैं शिक्षा संस्थाएं इसकी। उच्च शिक्षा की संस्थाएं मदरसे थे। बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदरसे में प्रवेश करता था। उसे प्रवेश के समय कोई संस्कार संपन्न नहीं करना पड़ता था। उच्च शिक्षा के केंद्र संपूर्ण देश में बिखरे हुए थे। इनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, लखनऊ, सियालकोट और मुर्शिदाबाद के मदरसों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की थी। इसीलिए बुखारा, अफगानिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों के छात्र उनमें ज्ञान का अर्जन करने के लिए आते थे। आगे पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की थी। उसका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था और निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित था। देखिए, जो पाठ्यक्रम था वो बहुत विस्तृत था और 2 भागों में विभाजित था। तो आइए देखते हैं धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा थी। आइए देखते हैं धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को कुरान की आयतें कंठस्थ करनी पड़ती थी और उसका सूक्ष्म एवं आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उसे सूफी सिद्धांतों एवं इस्लामी इतिहास, कानूनों, सिद्धांतों और परंपराओं का अध्ययन करना पड़ता था। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को अग्रांकित विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, यूनानी चिकित्सा आदि, ये सारे इनके विषय शामिल किए गए थे मुस्लिम शिक्षा में। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सब विषयों की शिक्षा सब मदरसों में नहीं दी जाती थी। इसके विपरीत प्रत्येक मदरसे में साधारणतः 2 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे दिल्ली के मदरसे में कविता और संगीत की, और सियालकोट के मदरसे में गणित और ज्योतिष की, एवं रामपुर के मदरसे में ज्योतिष और अर्थशास्त्र की। शिक्षण विधि। मदरसों में शिक्षण विधि मौखिक थी और छात्रों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक भाषण विधि का प्रयोग करते थे।
कक्षा नाटकीय पद्धति का पर्याप्त प्रचलन था। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र और राजनीति शास्त्र के शिक्षण में तर्क विधि का मुख्य स्थान था। आगे देखते हैं। संगीत, हस्तकला, चित्रकला और चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा में व्यवहारिक कार्य की समुचित व्यवस्था थी। छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और उनकी कठिनाइयों का अध्यापकों के द्वारा निराकरण किया जाता था। इस प्रकार यद्यपि मदरसों में शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, तथापि पढ़ने और लिखने को उससे श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया जाता था। गर्नार मेडल के शब्दों में, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ने और लिखने को मौखिक शिक्षण विधियों से श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया जाता था। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। ये बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे, और ये ऑनलाइन पढ़ाई से तो बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो बच्चे मेरा बेटा मुझे कितना परेशान करता है। ये वीडियो भी नहीं बनाने देता, बार बार आके डिस्टर्ब करता है। मैं टॉपिक भूल जाती हूँ क्या समझाने वाली थी, और वो ऐसे ही रह जाता है। देखिए, अभी फिर आया था और फिर परेशान करके चला गया। हर 2 मिनट बाद आता है। तो जल्दी से ये स्कूल खुल जाए और पढ़ाई इन लोग की ऑफलाइन हो जाए तो बस फिर तो मज़े ही आ जाए। चलिए देखते हैं, इसे छोड़िए। शिक्षा का माध्यम। मुस्लिम शासन काल में राज्य की भाषा फारसी थी। इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्यों को राजपद प्राप्त हो सकते थे। इस कार्य में सहायता देने के लिए फारसी को शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। गन्नार मेडल के अनुसार उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। मतलब फारसी जो भाषा थी उसे राज्य की भाषा, राजभाषा की उपाधि प्राप्त थी। परीक्षाएं कैसे होती थी? आधुनिक युग के समान मुस्लिम युग में छात्रों की परीक्षा की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। शिक्षक प्रत्येक छात्र के ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन करके उसे उच्च कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे देता था। देखिए, आजकल क्या है कि बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, फिर उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, फिर क्लास का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा, सब चीज़ देखते हैं, उसके बाद ही बच्चे को आगे क्लास में भेजा जाता है। लेकिन उस समय क्या था, ऐसा कुछ नहीं था, कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी, और जो शिक्षक था वो खुद ही मूल्यांकन करता था छात्र का, उसके आधार पर उच्च शिक्षा में प्रवेश देता था। उपाधियाँ। सामान्य रूप से शिक्षा समाप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र या उपाधियां नहीं दी जाती थीं, किंतु जो छात्र अपने अध्ययन के विषय में असाधारण योग्यता का प्रमाण देते थे उनको उपाधियों से विभूषित किया जाता था। साहित्य के छात्रों को काबिल की, धर्मशास्त्र के छात्रों को आलिम की और तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्रों को फाजिल की उपाधि से अलंकृत किया जाता था। छात्रों को उपाधियां प्रदान करने के समय नियमित रूप से समारोह का आयोजन किया जाता था। देखिए, आजकल की तरह से तो नहीं था कि उन्हें प्राइज दिए जा रहे हैं या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ उपाधियां थीं जो उस समय दी जाती थी। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि साहित्य के छात्र को काबिल और धर्मशास्त्र के आलिम और तर्कशास्त्र के या दर्शन शास्त्र के छात्र को फाजिल की उपाधि से अलंकृत किया जाता था, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम या आयोजन, समारोह का आयोजन होता था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार। शिक्षा संस्थाओं के प्रकार। अभी हमने देखा था कि शिक्षा संस्थाएं कौन कौन सी थी, मकतब, मदरसे और दरगाह, खानकाह, ये सारी थी। तो इनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से कि कैसी थी, क्या था। मुस्लिम युग में अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थीं। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उसने लिखा। ये ध्यान रखिएगा कि मकतब का अर्थ क्या है, उसने लिखा। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, ये पता ही होगा आप लोग को, और इसकी उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है। ठीक है,
जिसका अर्थ है उसने लिखा। उर्दू भाषा में कुतुब शब्द किताब का बहुवचन है। इस प्रकार मकतब वह स्थान है जहाँ बालकों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और साधारणतः किसी मस्जिद से संबद्ध होते थे। कहीं कहीं मौलवी लोग व्यक्तिगत रूप से अपने घरों पर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर मकतब चलाते थे। मकतबों में मुसलमान बालकों के साथ हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, परंतु मकतबों की संख्या इतनी कम थी कि सब बालकों की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती थी। मकतब जो आजकल के एक तरह से प्ले स्कूल जो होते हैं वो, ठीक है। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के अनुसार मकतब एक शिक्षक वाली संस्थाएं थीं। इनमें शिक्षण कार्य प्रातःकाल से मध्याह्न तक और फिर अपराह्न में होता था। छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षकों के भरण पोषण की व्यवस्था धनी व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। राज्य को मकतबों में विशेष प्रयोजन नहीं था। जिन स्थानों में मदरसे नहीं थे वहां के कुछ मकतबों में उच्च शिक्षा का भी प्रबंध था। देखिए, जो इनकी जो व्यवस्था थी वो धनी परिवार देखते थे। जैसे धनी परिवारों की वो थी कि उन्हीं से जो दान होता था उन्हीं से इनकी व्यवस्था होती थी। और कहीं कहीं जैसे उच्च शिक्षा के लिए मदरसे नहीं थे तो वहाँ मकतब में भी उच्च शिक्षा का प्रबंध था। खानकाह प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे। इनमें केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इनका व्यय दान में प्राप्त होने वाले धन से चलता था। दरगाहें खानकाहों की भांति दरगाह भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। इनकी स्थिति बहुत कुछ खानकाहों के समान थी। इनमें भी केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ये सारे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं, ठीक है, संस्थाएं हैं। कुरान स्कूल, इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। इनका वर्णन करते हुए डी ला फॉस, देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है कुरान स्कूल, तो यहाँ कुरान की शिक्षा दी जाती होगी, है ना। इन्होंने क्या लिखा है, डी ला फॉस, कुरान स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था और फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। उनको लिखने की और गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्टूडेंट, मैं थोड़ा टॉपिक भूल गई क्योंकि फिर से मेरा बेटा आ गया था, तो बस वही है, कहाँ थी मैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू कर देते हैं क्योंकि दिमाग से उतर गया कहाँ थी। चलिए फारसी के स्कूल देख लेते हैं। वो बार बार आके आज बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहा है। मुस्लिम शासनकाल में फ़ारसी राजभाषा थी। ये मैंने आपको बताया ही है कि फ़ारसी राजभाषा थी। अतः राजपद प्राप्त करने के इच्छुक हिंदुओं और मुसलमानों के लिए फ़ारसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था। देखिए, जब सारा ही काम राजभाषा ही फ़ारसी होगी तो जो भी काम होंगे तो फ़ारसी भाषा में ही होंगे, तो जो भी उच्च पद पर जाने के लिए उन्हें ये भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था, बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। राजपद प्राप्त करने के इच्छुक हिंदुओं और मुसलमानों के लिए फ़ारसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य था। इस मांग की पूर्ति करने के लिए फ़ारसी के स्कूलों की स्थापना की गई थी। इसमें छात्रों को सादी और हाफिज के काव्यों एवं मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा था। फ़ारसी व कुरान के स्कूल, जैसा कि नाम से ही विदित है, ये स्कूल फ़ारसी और कुरान स्कूलों के मिश्रित रूप थे। दूसरे शब्दों में इन स्कूलों में फ़ारसी और कुरान दोनों की शिक्षा दी जाती थी। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये नाम से जैसा पता चल रहा है वैसा ही है। अरबी के स्कूल, इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य अरबी भाषा और साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना था। अतः इनमें शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च होना स्वाभाविक था। मदरसे, ये मैंने आपको बताया उच्च शिक्षा के लिए था। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भाषण। इस प्रकार मदरसा वह स्थान है जहाँ शिक्षण के लिए भाषण और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे और सामान्यतः किसी मस्जिद से संलग्न होते थे। इनकी स्थापना राज्य और धनी विद्या प्रेमियों द्वारा की जाती थी।
इनमें विभिन्न शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम फारसी था। मदरसे शाबाश शिक्षा केंद्र थे। पर अपने परिवारों के साथ रहने वाले छात्र भी वहां जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मतलब जो छात्रावास होता है वैसे शिक्षा केंद्र थे। इतिहासकार एलियट ने एक छात्र के विषय में लिखा है जो 2 मील दूर से प्रतिदिन दिल्ली के मदरसे में अध्ययन करने जाया करता था। मदरसों के साथ छात्रावास संलग्न थे जिनमें छात्रों के दैनिक भोजन की सुंदर व्यवस्था थी। प्रत्येक छात्र को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धन मिलता था। योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती थीं। शिक्षकों के लिए मदरसों में निवास और भोजन का प्रबंध था। इस प्रकार छात्र और शिक्षक निरंतर घनिष्ठ संपर्क में रहते थे। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, ये थोड़ा सा मेरा जल्दी में हुआ है। आज तो बस ये वीडियो बस बनी गई है, क्या बताऊँ। चलिए, अगर किसी की समझ ना आई हो तो दोबारा से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। आज मैं ये जल्दी में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई। आज मेरे बेटे ने भी बहुत परेशान किया बार बार आके, और मैं टॉपिक भी भूल रही थी आज। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ आई हो तो बता दीजिएगा। अभी भी वो मेरे ही पास बैठा हुआ है, तो बस इसे आज मैं यहीं पे एंड करूँगी। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका वीडियो दोबारा से मैं बना दूंगी क्योंकि आज मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये शिक्षा संस्थाएं हैं और इनके बारे में आ जाता है। और मुस्लिम शिक्षा हुई या बौद्ध शिक्षा हुई या वैदिक, इनसे क्वेश्चन जरूर फंसते हैं कोई भी एग्ज़ाम में। आप लोग इतने अच्छे से मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।